नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, भारत को सपोर्ट कर रही है। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि पहलगाम में जिस तरह से बेगुनाह मासूम लोगों को मारा गया वो इंसानियत के खिलाफ है। इस जघन्य अपराध के खिलाफ भारत जो भी एक्शन लेगा, अमेरिका उसमें भारत का साथ देगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी अमेरिका से, शहबाज शरीफ ने इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की थी, लेकिन अमेरिका के इस रुख के बाद पाकिस्तान की रही सही उम्मीद टूट गई। दूसरी तरफ हमारी नेवी और एयरफोर्स वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। इससे पाकिस्तान के नेता दहशत में हैं। पाकिस्तान के लीडरान अब सफेद कबूतर उड़ाने लगे हैं, शांति और सद्भाव का ज्ञान दे रहे हैं, भारत को पड़ोसी होने का धर्म समझा रहे हैं। आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान पहलगाम हमले की जांच में हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है। भारत जैसे चाहे वैसी जांच करा ले। भारत को बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। युद्ध किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। पाकिस्तान के एक और बड़े नेता फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान के पास 2 वक्त की रोटी है नहीं। हुकूमत के खिलाफ अवाम में नाराजगी है। ऐसी हालत में पाकिस्तान भारत से क्या खाक लड़ेगा। फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी फौज फिजूल के एडवेंचर में न पड़े, यही मुल्क के लिए बेहतर होगा। आज पाकिस्तान ने अपने मजहबी मामलों के मिनिस्टर को आगे किया। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन आज देश भर के मुसलमानों ने पहलगाम के हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, बता दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान क्या चाहते हैं। आज जाने माने राइटर जावेद अख्तर ने भी पाकिस्तान को आईना दिखाया। इन सब की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जिसे लेकर पाकिस्तान में दहशत है, खौफ है। आज हमारे फाइटर जेट्स एक्सप्रेस वे पर उतरे। इमरजेंसी के दौरान सड़क को एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल करने की ड्रिल आज यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर हुई। गंगा एक्सप्रेस वे पर एयरफोर्स ने लैंड एंड गो की ड्रिल की। गंगा एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की एयर स्ट्रिप बनाई गई है। इस एयर स्ट्रिप पर जो ड्रिल हुई उसमें एयरफोर्स के फाइटर प्लेन, कार्गो प्लेन और मिलिट्री हेलीकॉप्टर शामिल हुए। राफेल, सुखोई 30, MK1, मिराज 2000 और जैगुआर जैसे ट्रेडिशनल और लेटेस्ट फाइटर जेट्स बिजली की तेजी से आसमान से आए और पलक झपकते ही एयर स्ट्रिप को टच करके आसमान में ओझल हो गए। आज की एयर ड्रिल में MI-17 हेलीकॉप्टर भी शामिल हुआ। वायुसेना का भारी भरकम C-130J हरक्यूलिस कार्गो प्लेन भी इस 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर उतरा। इसके अलावा रशिया से खरीदा गया AN-32 कार्गो प्लेन भी इस एयर स्ट्रिप पर लैंड किया। आज की एयर ड्रिल के बाद एयरफोर्स को एक और ऐसी एयर स्ट्रिप मिल गई है जिसे इमरजेंसी सिचुएशन में ऑल्टरनेटिव रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यूपी के एक्सप्रेसवे पर ऐसी कुल 4 एयर स्ट्रिप्स हो गई हैं। इससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरह की एयर स्ट्रिप बनाई गई है। हालांकि गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में बनाई गई इस एयर स्ट्रिप की खास बात यह है कि इसको एयरफोर्स दिन के अलावा रात में भी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल कर सकती है। भारत में किसी एक्सप्रेसवे पर नाइट एंड डे लैंडिंग की सुविधा वाली ये पहली एयर स्ट्रिप है। डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया कि वॉर टाइम में इस तरह की फैसिलिटी एयरफील्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दुश्मन अगर एयरपोर्ट्स और एयरबेस को टारगेट करे तो भी हमारी कॉम्बैट एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल प्रकाश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को फ्री हैंड मिल चुका है और अब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। एक मैसेज तो दे रहा है ग्लोबल स्टेज में कि हमें बचा लो। पाकिस्तान हाइपर एक्टिव नहीं है, पाकिस्तान हाइपर डरा हुआ है। एक्चुअली इतना डरा हुआ है कि वो सबसे गुहार कर रहा है कि हमें बचा लो। अब हर बार देखते हैं उनके सारे नेता, अब बताइए जब रेल मंत्री बयान दे रहे हैं परमाणु अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में, तो आप समझ सकते हैं वहां क्या भगदड़ मची हुई है। अगर स्ट्राइक होती है तो इस तरह की होगी जो कि दुश्मन की कमर इतनी तोड़े कि उनके पास दोबारा वॉर वेजिंग कैपेसिटी नहीं बचे। तो आप ये समझ लीजिए जब होगी अकल्पनीय होगी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री कह ही चुके हैं। हम जो पहली स्ट्राइक करेंगे, इसीलिए आप इतना समय भी ले रहे हैं, जैसे कि समय लिया जाता है। आपने देखा था कि इजराइल के ऊपर जब अटैक होता 7 अक्टूबर को, तो उन्होंने अपना काउंटर अटैक शुरू किया था 27 अक्टूबर को। अभी तो 20 दिन नहीं हुए हैं। अमेरिका के ऊपर जब 9/11 हुआ था तो उन्होंने 1 महीने बाद शुरू किया था। तो आप समय लेते हैं, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। अगर आपको फुल फ्लेश करना होता है तो आप करेंगे, लेकिन ये बताना वही लोग जानते हैं जिनको उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम दे दी है, जो हमारे तीनों सेनाध्यक्ष हैं। तो वो लोग डिसाइड करेंगे क्या टारगेट शूट करना है, कहाँ पे चूज करना है और कैसे करना है। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान में उतनी हम क्षमता नहीं छोड़ेंगे कि ज़्यादा कुछ कर सके। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन ने कहा कि पाकिस्तान को अब अपने गुनाहों की सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। हिंदुस्तान की फौज पूरी तरह तैयार है और इस बार अगर पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की तो ऐसा अंजाम भुगतेगा कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। अगर इंडिया एयर स्ट्राइक करता है, कुछ भी टारगेट हो सकता है। देखिए, एयरफोर्स में स्ट्रेटेजिक टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स इन डेप्थ होते हैं, वाइटल इंस्टॉलेशन होते हैं। स्ट्रेटेजिक टारगेट्स में इनकी एयरफील्ड्स हो सकती हैं, इनकी ऑयल डिपोज हो सकते हैं, इनका कमांड स्ट्रक्चर हो सकता है। और अगर टैक्टिकल डेप्थ में देखें तो टेररिस्ट सेंटर्स हो सकते हैं, जहां टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनके मिलिट्री के कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। तो रेंज ऑफ टारगेट्स होते हैं और ये सारे टारगेट्स पहले से आइडेंटिफाइड होते हैं और इनको अटैक करने की क्षमता इंडियन एयरफोर्स रखती है। पाकिस्तान रिटेलिएट क्या करेगा, मेरे को लगता है इसमें इतनी काबिलियत नहीं है रिटेलिएट करने को, और अगर उसने थोड़ी सी भी कोशिश की तो उसका जो इफेक्ट होगा पाकिस्तान में 5 गुना ज्यादा होगा। तो एस्केलेशन निर्भर है पाकिस्तान के ऊपर, वो एस्केलेशन करेगा तो भारत हर चीज में 5 गुना अधिक मात्रा में करेगा। तो आज पाकिस्तान को पता है कि एक स्टेइंग पावर है जो भारत का, वो बहुत दिनों तक है। पाकिस्तान की तो स्टेइंग पावर ही नहीं है। मतलब मैं बोलूंगा 3-4 दिन के बाद तो इनके जहाज उड़ना भी बंद हो जाएंगे। इनके पास फ्यूल वगैरह कुछ नहीं है, बुरे हाल है। एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स को देखकर पाकिस्तान के हुक्मरान की नींद तोड़ी होगी, दहशत तो हुई होगी। इंडियन एयरफोर्स के शक्ति प्रदर्शन ने आसिम मुनीर के दिल को दहलाया तो होगा। मोदी ने पिछले कई दिन से पाकिस्तानी फौज की नींद उड़ाई हुई है। वो नहीं जानते कि मोदी की मिसाइल कब कहां कहर बरपाएगी। मोदी की खामोशी पाकिस्तान की फौज का खौफ बन गई है और आज फिर यही देखने को मिला। एयरफोर्स तैयारी कर रही है, नेवी अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज कर रही है, राजस्थान और जम्मू कश्मीर की सरहद पर आर्मी की मूवमेंट बढ़ा दी गई है। अब सिर्फ सही वक्त का इंतजार हो रहा है और देश को उस पल का इंतजार है जब पाकिस्तान के खिलाफ सक्सेसफुल ऑपरेशन की खबर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में थे, वहां उन्होंने पब्लिक मीटिंग भी की, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं कहा। लेकिन इसी रैली के मंच से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे और आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश ने बड़ी बात कही। नारा लोकेश ने कहा कि पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाया जाएगा, एक नहीं 100 पाकिस्तान आ जाएं तो भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भारत के पास नमो मिसाइल है। పాకిస్తాన్ గీత దాటింది, అమాయకుల్ని చంపింది,
చాలా పెద్ద తప్పు చేసింది. पाकिस्तान ने अपनी हदें पार कर दी हैं। पहलगाम में बेगुनाह लोगों को मारा है। एक पाकिस्तान नहीं बल्कि 100 पाकिस्तान आ जाएं तो भी भारत का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक मिसाइल हमारे पास है। उस मिसाइल का नाम आपको पता है? उस मिसाइल का नाम है नमो मिसाइल। नमो गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र। और इसके बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा, अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कदम उठाएंगे पूरा देश इसमें उनके साथ है। కానీ మొన్నటి మా సమావేశం అమరావతికి రమ్మని పిలవడానికి వెళితే इस बार जब मैं मोदी जी को अमरावती आने का न्योता देने पहुंचा तो वो काफी गंभीर थे। उसका एक ही कारण था, आतंकवादी हमला। मैंने देखा कि उन्हें यही बात परेशान कर रही थी कि मेरे देशवासी आतंकी हमले में मारे गए हैं। इसलिए मैं आप सब की तरफ से कहता हूं और ये शपथ लेता हूं कि देश से आतंकवाद को मिटाने के लिए जो भी कदम आप उठाएंगे हम आपके साथ हैं। राज्य की 5 करोड़ जनता आपके साथ है। మేము అండగా ఉంటామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం। मोदी जी, हम आपके साथ हैं। आंध्र प्रदेश के 5 करोड़ लोग आपके साथ हैं। पूरा देश आपके साथ है। पवन कल्याण ने भी इसी मंच से इसी तरह की बात कही। आंध्र प्रदेश में सारे लीडर्स जो मंच पर मौजूद थे उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की, आतंकवाद का जिक्र किया, भारत की सैन्य शक्ति की बात की, मिसाइल और ऑपरेशन की बात की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण का पूरा फोकस 58,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं पर रखा। बस इशारों इशारों में इतना कहा कि भारत की ताकत सिर्फ हथियार नहीं, देश की एकता है। और आज देश की एकता के कई एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले। मशहूर शायर जावेद अख्तर ने कहा कि अब पाकिस्तान को घर में घुसकर ही मारना चाहिए। पहलगाम में पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने जो कत्लेआम मचाया उसके बाद पाकिस्तान के साथ किसी तरह से रहम की गुंजाइश नहीं रह गई। जावेद अख्तर ने कहा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तो पागल है। वो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के जज्बात की भी कद्र नहीं करता। ऐसे शख्स के साथ कोई मुरव्वत, कोई रहम नहीं होना चाहिए। जावेद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान को भारत ने कई बार जंग में हराया है, लेकिन पाकिस्तान ये सबक भूल गया। इसलिए वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को ऐसा पाठ पढ़ाया जाए जो हमेशा याद रहे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, दिल्ली की सरकार, कि ये बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ है। ये आप देखिए इतिहास तो पिछले 75 वर्ष में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है उसकी स्पीच सुनिए जरा। वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। ये किस तरह का आदमी है? वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं। तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं तुझे। किस तरह का आदमी है भाई तू तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है। मैं तो जानता नहीं इतना राजनीति को, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए। इसके बाद जावेद अख्तर ने कहा, पाकिस्तान कुछ भी कहे लेकिन उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं करना चाहिए। जावेद साहब ने कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ पड़ोसी का फर्ज निभाया, बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार बीच में छुरा घोंपा। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अपने शहीद सैनिकों की लाशें लाने से इनकार कर देता है। इसलिए पाकिस्तान पर भरोसा करना फिजूल है। हमने तो बड़ी कोशिश की सर कि कोई सरकार हो कि पड़ोसी से संबंध ठीक होता है। अटल जी गए थे, मैं भी था उस बस में, तो
उस जगह गए थे जिसको कहते हैं निशान पाकिस्तान, जो उन्होंने जहां अनाउंस किया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और अटल जी वहां गए एंड ही गेव हिज रिस्पेक्ट टू दैट प्लेस। अब इससे ज्यादा क्या करते भाई? ये अलग बात है कि जब वो वापस आ गए तो अगले दिन उस जगह को धोया गया। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी आया था। उसी के कुछ दिनों बाद हम तो दोस्ती के लिए गए थे ना, बहुत अच्छा बोले थे वहाँ। करगिल हुआ, हमने देखे हैं वो पेपर देखे हैं, हमने वो डायरी देखी, मैं गया हूँ करगिल, जहाँ डिटेल्स हैं हर चीज की। ये इन्हीं की फौज थी, इनकी रेजिमेंट थी। तो मुझे उस वक्त के जो एडजुटेंट थे उन्होंने बताया कि हमने जो ये लोग यहाँ मर गए थे, तो आर्मी ने कहा ये तो हमारे आदमी ने, हम नहीं जानते कौन, पाकिस्तानी आर्मी। तो इन्होंने मौलवी बुलाया फौज ने और कहा कि प्रॉपर तरीके से जैसे एक मुसलमान को बेरी करते हैं वैसे करिए, पूरी इज्जत के साथ। तुम जब अपने सिपाही को ही नहीं खून कर सकते हो भाई, तो तुम किसे खून करो? जो तुम्हारे लिए गलती से जान दे रहा है, तुम कहते हो ये हमारा नहीं, जब वो मर गया। तो ऐसे लोगों से क्या बात की जाए, आप ही बताइए। बड़ा दुख है। जावेद अख्तर की बात में गहराई है, बात कहने का उनका अंदाज भी निराला है, उनकी बात सीधे दिल में उतर जाती है। आज उन्होंने जो कहा वो देश के करोड़ों लोगों की भावना है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से पूरा देश नाराज है। जावेद अख्तर ने आम लोगों के इन्हीं जज्बात को शब्द दिए। लेकिन आज पाकिस्तान के मजहबी मामलों के मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान के ज्यादातर मुसलमान मोदी सरकार के खिलाफ हैं। अगर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की जुर्रत की तो हिंदुस्तान के मुसलमान भी पाकिस्तान का साथ देंगे। इसलिए अब पाकिस्तान को हिंदुस्तान के आम मुसलमानों की बात भी सुननी चाहिए। आज जुमे के दिन श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक, अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद तक मस्जिदों में नमाज के बाद पहलगाम हमले के विरोध में मुस्लिम भाइयों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, गुस्सा जाहिर किया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की मांग की। श्रीनगर की जामा मस्जिद में आज जुमे के नमाज के बाद हुई तकरीर में पहलगाम के आतंकवादी हमले का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक फूट फूट कर रो पड़े। मीरवाइज ने कहा कि पहलगाम का खौफनाक हमला इंसानियत पर धब्बा है, इस्लाम के नाम पर किया गया गुनाह है। उमर फारूक ने कहा कि पहलगाम हमले के खिलाफ पूरा कश्मीर एकजुट है और इस तरह की दरिंदगी करने वाले राक्षसों को खोज खोज कर मारा जाना चाहिए। जो बात मीरवाइज ने कही वो पूरे देश का सेंटिमेंट है। आज देश भर की मस्जिदों से यही आवाज आई। यूपी के कन्नौज में जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों मुसलमान जमा हुए। नमाजियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मस्जिद के बाहर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया और इसके बाद कन्नौज की जामा मस्जिद के इमाम सैयद फुरकान ने कहा, जिन लोगों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा वो मुसलमान नहीं हो सकते। ऐसे दरिंदों को शरिया के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए ताकि कोई भी मजहब का नाम लेकर इस तरह की हैवानियत करने की सोच भी न सके। भारतीयों के साथ हुआ है, जो टूरिस्टों के साथ हुआ है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जो मजहब के नाम पे हुआ है, इस्लाम के नाम पे हुआ है, तो वो लोग मारने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। और कुरान ने पाक में साफ लिखा हुआ है, वो लोग जो किसी को बिला वजह जुल्मन कत्ल करते हैं, बिला वजह मारते हैं या फसाद फैलाते हैं ज़मीन पर, तो वो किसी भी तरीके से मुसलमान नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों की सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में सूरह माइदा में आयत नंबर 33 में बता दी है। ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि ऐसे लोगों को गिन गिन कर मारा जाए और उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए और उनको
हाथ पैर काट के उनको छोड़ दिया जाए। हम अपनी भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि एक मरतबा ऐसे लोगों पर, ऐसे आतंकवादियों पर जो ऐसी हरकत करते हैं, कुरान के मुताबिक, कुरान के बताए हुए तरीके पर ऐसे लोगों को सजा दी जाए। ये खुदा का हुक्म है। हम ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं मानते हैं, चाहे वो कहीं के भी रहने वाले हो, चाहे पाकिस्तान के रहने वाले हो, बांग्लादेश के रहने वाले हो, दुनिया के कहीं के रहने वाले हो, हम ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं मानते। यूपी के एटा में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने आज हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद बाहर आए मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। मस्जिद के बाहर जमा हुए नमाजियों ने कहा, वैसे तो हिंदुस्तान का मुसलमान अमन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसके बाद अमन की बात बेमानी हो गई है। जो ये घटना करी है इन आतंकवादियों ने, वो मुसलमान के सीने पे चाकू और खंजर भोंका है। एटा नगर में 30 से ऊपर मस्जिदें हैं। 30 से ऊपर मस्जिदों में सभी लोगों ने नमाजें पढ़ी। हर मस्जिद में प्रोटेस्ट हो रहा है पूरी तरह से। हमारी एक ही गुजारिश है हिंदुस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान से जंग है और पाकिस्तान का नाम निशान इस नक्शे से खत्म कर दिया जाए। मुजफ्फरनगर में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया। असल में आज हिंदू संगठनों ने मुजफ्फरनगर के बंद की कॉल दी थी। इस कॉल पर मुस्लिम कारोबारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाकों में आज दिन भर सन्नाटा रहा। यहां तक कि मुस्लिम व्यापारियों ने अपने रेस्टोरेंट, अपने ढाबे तक नहीं खोले। जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाए, आतंकवाद का सिंबॉलिक पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, सेना को फ्री हैंड दे दिया जाए, भारत की फौज पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाए। इस काम में हिंदुस्तान का मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है। भारत सरकार से ये अपील करेंगे कि जब आज कार्रवाई करने का वक्त है तो एक मजबूत कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से की जाए। उसके लिए हम मांग करते हैं देश की सरकार से कि आधा कश्मीर हमारे पास है, इस लड़ाई के अंदर पूरा का पूरा कश्मीर समेटने का काम भारत के द्वारा किया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर सब मुसलमान भाइयों ने एक जुट बनाई है कि उनके खिलाफ जाएंगे। जो हिंदुस्तान के खिलाफ जाएगा हम उसके खिलाफ जाएंगे। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी, हम उनके साथ हैं। ये हमने जो कश्मीर कांड हुआ है इस वजह से हमने बंद कर रखा जी, सबों के साथ आतंकवाद के खिलाफ बंद कर रखा हमने। मुंबई की रंगवाला कंपाउंड मस्जिद में आज जुमे की नमाज में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मौलाना अमानुल्लाह रजा ने कहा, पाकिस्तान ने अपना घिनौना चेहरा दुनिया को दिखा दिया है, अब पाकिस्तान को इसका हिसाब देना ही होगा। मौलाना ने कहा कि पहलगाम में मासूम लोगों पर हमला करके पाकिस्तान भारत में हिंदू और मुसलमान को लड़ना चाहता था, लेकिन उसकी ये चाल नाकाम हो गई। मौलाना अमानुल्लाह रजा ने कहा, नरेंद्र मोदी ने भारत की फौज को खुली छूट दे दी है, अब पाकिस्तान को आटे दाल का भाव समझ आ जाएगा। सेना पर हमें भरोसा है कि वो दहशतगर्द को हिंदुस्तान से जड़ से उखाड़ेंगे और जहां तक इसकी जड़ फैली हुई है उस जड़ को भी उखाड़ेंगे, और जो मुल्क उसकी सपोर्ट कर रहा है, भले वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, उसको भी उसकी ईंट से ईंट बजा के हम जवाब दे सकते हैं। वो एक ही पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी जहां तक हम हैं, हिंदुस्तान के हर दुख मुसीबत, हर खुशी में हम साथ हैं, अपने फौज के साथ हैं और हम अपनी हुकूमत के साथ हैं। हिंदुस्तान महान देश है, हिंदुस्तान पावरफुल मुल्क है, इससे जो टकराएगा वो खाक में मिल जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जनरल आसिफ मुनीर की कोशिश थी कि भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच टकराव हो। पहलगाम में जिस तरह दहशतगर्दों ने नाम पूछकर निर्दोष लोगों को गोली मारी, वो इसलिए किया कि हिंदुओं को और मुसलमानों को आपस में लड़वाया जाए। कलमा पढ़ने को कहा, जो नहीं पढ़ पाया उसे मार दिया, और ये बात दुनिया तक पहुंचे इसके लिए महिलाओं को छोड़ दिया गया। सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। लेकिन भारत के हिंदुओं और भारत के मुसलमानों ने दिखा दिया कि पाकिस्तान की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। जिस तरह से मस्जिदों से आवाज उठी,
जिस अंदाज में उमर अब्दुल्ला, असदुद्दीन ओवैसी और उमर फारूक जैसे नेताओं ने स्टैंड लिया, उसका मैसेज पूरी दुनिया में गया है और इस लड़ाई में यह भारत की पहली जीत है। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज भारत की एक एक गतिविधि पर नजर रख रही है, इसलिए पाकिस्तान की हालत और पतली होती जा रही है। पाकिस्तानी फौज ने बॉर्डर एरिया पर तैनाती बढ़ा दी है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहते हैं, उनको हुक्म दिया गया कि वो अपने यहां कई दिनों का खाना और पीने का पानी स्टोर कर लें, क्योंकि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। पीओके के मदरसों को पहले खाली कराया जा चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान रोजाना किसी न किसी नई नेवल या फिर एयर एक्सरसाइज का नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने नॉर्दर्न और सदर्न एरियाज को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान में मिसाइल टेस्ट का ऐलान किया है। पाकिस्तान नेवी ने अरब सागर में अपनी एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए घूम रहे हैं। आज जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स की मीटिंग की। इस मीटिंग में कोर कमांडर से जनरल मुनीर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी जंग छेड़ सकता है, होशियार रहने की जरूरत है। पाकिस्तानी अवाम फौज के साथ है, इसलिए अगर जंग हुई तो भारत को निर्णायक जवाब दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के तमाम लीडर जनरल्स को ज्यादा जोश में न आने की नसीहत दे रहे हैं। आज जमीयत उलमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी गर्त में गोते लगा रही है, हुकूमत कमजोर है। दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। भारत एक पावरफुल मुल्क है। ऐसे हालात में पाकिस्तान भारत के सामने कैसे टिक पाएगा? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान के जनरल शेखी बघारने से पहले यह सोच लें कि वो जंग लड़ने के लिए साजो सामान और रसद का इंतजाम कहां से करेंगे। हम यहां पर अपने मामला को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। आप कैसे इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं? इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? आज भी मैं अपने फौज को इस महाज से एक पैगाम देना चाहता हूं कि इसका एतराफ कर लो कि मौजूदा सूरत हाल में आपकी पुष्ट पर ताकतवर सियासी कुव्वत नहीं है। आपको भी सियासी कुव्वत की जरूरत है। आपको भी अवाम की पुष्टपनाही की जरूरत है। ज़बानी बयान जारी कर देना कौम एक है, कौम एक है। अब जो हमें इंडिया ने छेड़ दिया और उधर से मामला खराब हो गए, आप देख रहे हैं कि आज पूरी कौम एक सफ पे, मुल्क की दिफा के लिए एक एक मुजाहिद तैयार है, एक एक पाकिस्तानी मुजाहिद बन गया है। मुल्क के साथ सब वफादार हैं, लेकिन हमें तज्जिया करना चाहिए। लोग बेवकूफ नहीं होते, हर चीज को समझते हैं लोग। अगर इंडिया के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर होगी। जो बात मौलाना फजलुर रहमान ने कही, वो बात चाहे जनरल आसिम मुनीर जानकर भी न समझें, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को बखूबी समझ रही है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इसीलिए अब शहबाज शरीफ के मंत्री शांति की बात करने लगे हैं, बातचीत से रास्ता निकालने की गुहार लगा रहे हैं। आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं है, भारत को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत को पाकिस्तान पर यकीन नहीं है तो किसी थर्ड पार्टी से पहलगाम अटैक की जांच करा ले, लेकिन जंग का माहौल ना बनाए। कल तक यही ख्वाजा आसिफ भारत को न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दे रहे थे। आज ख्वाजा आसिफ की हवा निकल गई, शांति की बात करने लगे। अब आपको पाकिस्तान के एक और बड़े नेता बिलावल भुट्टो की बात सुनाता हूं। उनकी बात सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि
सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के नरेंद्र मोदी के फैसले से पाकिस्तान कितना परेशान है। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो सिंध के मीरापुर में थे, एक रैली कर रहे थे। इस रैली में बिलावल ने सिंधु नदी को सनातन संस्कृति का प्रतीक बताया। कहा कि सिंधु के बहाव को रोकना तो सनातन धर्म के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी तो खुद को सनातन का सेवक बताते हैं, फिर वो सिंधु का पानी कैसे रोक सकते हैं। ये सब कहने के बाद बिलावल ने गियर बदला। कहा कि सिंधु दरिया पाकिस्तान की धड़कन है और भारत ने यह धड़कन बंद करने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग का खुला ऐलान है। कोई और अब हमारा सिंधु पे डाका मारा है, किसी और ने एक डाका मारा है सिंधु में, नाम है उसका मोदी। मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। अब मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। हमने सखर में उनको पहले कहा था, इनको ये समझ होना चाहिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम पुरअमन दीन है। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे। हम तैयार है आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। अब पाकिस्तान के नेता कंफ्यूज्ड हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें, जिससे भारत के कहर से बचा जा सके। सबको मोदी का डर है। कोई न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है, कोई जांच में सहयोग करके शांति का पैगाम भेज रहा है, कोई अपनी फौज को खामोश रहने को कह रहा है, कोई सिंधु नदी में पानी की जगह खून बहाने की धमकी दे रहा है। सबकी अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है। पाकिस्तान के लीडरान भारत की फौज की ताकत और काबिलियत को अच्छी तरह जानते हैं और इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की फौज को सबसे ज्यादा खौफ है नरेंद्र मोदी की खामोशी से, क्योंकि वे जानते हैं ये खामोशी आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को खुली छूट दे दी है। इसके बाद वो पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं बोले। आज नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश गए, वहां भी कुछ नहीं कहा। इससे पहले सुबह केरल में थे, वहां भी पाकिस्तान को लेकर खामोश रहे। लेकिन केरल में नरेंद्र मोदी ने एक सियासी बम जरूर फोड़ दिया। तिरुवनंतपुरम में नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, कांग्रेस के एमपी शशि थरूर और उद्योगपति गौतम अडानी थे। इस पर मोदी ने कहा, यह नया भारत है। आज तिरुवनंतपुरम की तस्वीर देखकर बहुत से लोगों की नींद उड़ जाएगी। असल में मौका था तिरुवनंतपुरम में विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट के इनॉग्रेशन का। मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो पी विजयन ने मोदी का स्वागत किया। गौतम अडानी ने मोदी को मोमेंटो दिया। मोदी शशि थरूर के पास खासतौर पर रुके, हाथ मिलाया। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो एयरपोर्ट पर भी प्रोटोकॉल के तहत मोदी को रिसीव करने पहुंचे थे। इस प्रोग्राम में मोदी से पहले केरल सरकार के पोर्ट मिनिस्टर बोले। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट बनाने में गौतम अडानी केरल सरकार के पार्टनर हैं। इसके बाद पी विजयन ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अडानी ग्रुप के योगदान की तारीफ की। विजिंगम एयरपोर्ट
विजिंगम पोर्ट बनने से केरल के साथ पूरे देश को कितना फायदा होगा ये समझाया। मोदी ने सबकी बात सुनी और इसके बाद चौका मारा। मोदी ने कहा लेफ्ट की सरकार अडानी को पार्टनर बनाए। लेफ्ट के नेता, कांग्रेस के सांसद उद्योगपतियों की तारीफ करें। ये नए भारत की तस्वीर है। इन तस्वीरों से कई लोगों की नींद उड़ जाएगी। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इनोवेशन और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ावा मिला है। और शायद मीडिया के लोगों ने एक बात पर ध्यान केंद्रित किया होगा, जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अदानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर, ये बदलता हुआ भारत है। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। बल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। और इसके बाद नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे गौतम अडानी से मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अडानी को अब गुजरात के लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो गुजरात में 30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गुजरात में तो ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया, तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मोदी का तीर निशाने पर लगा। मैसेज जहां पहुंचना था बड़ी जल्दी पहुंच गया। रिएक्शन भी आए। कांग्रेस के कई नेताओं ने मोदी की बात पर रिएक्ट किया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि नींद तो अब उनकी उड़ने वाली है। कांग्रेस ने कास्ट सेंसस के मुद्दे पर मोदी को झुकाया। अब आरक्षण में 50% की सीमा को खत्म करने का प्रेशर बनाएगी। I don't know on what ground Prime Minister is saying like this. But really, now what is going to happen in this country? The Prime Minister will have the sleepless nights. Not the India Alliance parties, not Rahul Gandhi, not the Congress party. Because we are going to put maximum pressure on him on this issue of caste census and especially for increasing the cap of 50%. It is difficult for Prime Minister to sleep. We people will आराम से सो जाएंगे। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं, लेकिन अडानी वाले मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोदी के लेफ्ट वाले कमेंट पर रिएक्शन आया पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता कुणाल घोष ने कहा, आज लेफ्ट फ्रंट का असली चेहरा देश के सामने आ गया। ये वही सीपीएम है जो बंगाल में अडानी का विरोध करती है और केरल में अडानी को वोट देती है। सीपीएम का जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स है ना, ये पूरा सामने आ गया है। केरल में वो उसका पोर्ट अदानी जी को दे रहे हैं। कौन खड़ा है? नरेंद्र मोदी जी। पास में कौन? सीपीएम का चीफ मिनिस्टर विजयन साहब। तो ये कैसा है? बंगाल में अगर अदानी कुछ इंटरेस्ट दिखाया तो ये लेफ्ट वालों ने शोर मचा दिया था। अभी आपका चीफ मिनिस्टर, आपका केरल का पोर्ट अदानी को हाथ में दे रहे हैं और वहां पर खड़ा है भाजपा का प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी, ये सीपीएम का पूरा डबल स्टैंडर्ड गेम है, डबल स्टैंडर्ड गेम है, डबल फेस्ड पॉलिसी है। सीपीएम हो या तृणमूल कांग्रेस, सब अडानी को अपने स्टेट में बुलाना चाहते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में जब वो काम करते हैं तो उस पर सवाल उठाते हैं। केरल के विजिंजम पोर्ट के इनॉग्रेशन के मौके पर तमाम तरह की सियासी बातें सुनने को मिली, लेकिन केरल में डीप सी पोर्ट का बनना वाकई में देश के लिए बहुत बड़ी बात है। विजिंजम पोर्ट बनाने की बात 1991 से चल रही थी। 4 बार इसके टेंडर कैंसिल हुए। इसके बाद 2015 में यह टेंडर गौतम अडानी को मिला। इस दौरान साइक्लोन आए, कोरोना की महामारी आई, लेकिन गौतम अडानी ने काम की स्पीड कम नहीं होने दी। तय वक्त में करीब 8,800 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनकर तैयार हो गया। विजिंजम पोर्ट पर ट्रायल पिछले साल से चल रहा था। इस दौरान दुनिया के सबसे बड़े 280 शिप इस पोर्ट पर लाए गए। इसके बाद आज इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हुआ। आज गौतम अडानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोर्ट पर घुमाया, इस पोर्ट की एक खासियत बताई। इसके बाद हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने गौतम अडानी के बेटे और अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी से बात की। करण ने बताया कि इस पोर्ट के ऑपरेशनल होने से भारत में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने वाले सामान की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30 से 40% तक कम हो जाएगी। दिस इज इंडियाज फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड टर्मिनल। तो सेमी ऑटोमेटेड मतलब क्या कि ये जो लोग आप देख रहे हो, ये ऑपरेटर्स, वो जनरली क्रेन पे बैठे होते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया where they are sitting behind in an office and operating from here. Second, amount of technology we have invested over here. तो पूरा अगर आप बाजू के रूम में जाओगे पूरा डिजिटलाइज्ड है। यू गेट टू सी एवरीथिंग लाइव कि कौन सा कंटेनर कहाँ पे रखा है, कहाँ पे जा रहा है, एंड ईच efficiency is one of the highest in the country. It is even better than our Mundra port. 70% of people who are working in the port are from the state. That doesn't mean we are happy. Our target is 100% should be from the state. Second most important, almost from that 70%, 60% are from the state of, from the city of Trivandrum, and more than 50% of that are within the 10-kilometer radius of this port. Second important thing, almost 50% of our operations are done by women. Our target is we want to bring that to 100%. आज केरल में पोर्ट के उद्घाटन से ज्यादा चर्चा हुई गौतम अडानी की, और इसकी एक बैकग्राउंड है, इसकी एक वजह है। राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में बोल बोलकर गौतम अडानी का खूब प्रचार किया। देश को बताया कि मोदी ने पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर सब कुछ अडानी को बेच दिया। राहुल ने दिखाया जैसे अडानी ने कुछ काम ही नहीं किया, बस मोदी का फायदा उठाया। अडानी ने राहुल के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। मोदी भी इस तरह के आरोपों पर खामोश रहे। कांग्रेस के मीडिया सेल ने इसको लेकर मोदी को काफी बदनाम करने की कोशिश की। आज नरेंद्र मोदी ने एक झटके में पूरा हिसाब बराबर कर दिया। पहले तो दुनिया को यह बताया कि अब लेफ्ट की सरकार भी अडानी को गले लगा रही है। फिर नए भारत के निर्माण में अडानी के योगदान की तारीफ की। मोदी ने दिखा दिया उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। असल में मोदी ने यह बात आज कही, इसकी एक बड़ी वजह है, और वो ये कि जो सी पोर्ट अडानी ने बनाया है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है, वो वर्ल्ड क्लास है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक बड़ा माइलस्टोन है। ये पोर्ट बनने से सिर्फ केरल का नहीं, पूरे देश का फायदा होगा। अब बात करते हैं पंजाब और हरियाणा के बीच चल रही सियासी जंग की। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ साफ कहा कि वो हरियाणा को और पानी नहीं देंगे। भगवंत मान ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में यह भी तय किया गया कि भगवंत मान
सभी पार्टियों के नेताओं के साथ दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और पंजाब के हक की बात करेंगे। भगवंत मान ने कहा कि जिस तरह गलत तरीके से हरियाणा को पानी देने की कोशिश की गई, बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को डिक्टेट किया गया, पंजाब को वोट आउट करने की कोशिश की गई, वो गलत था। पंजाब हरियाणा को उसके हिस्से से ज्यादा पानी पहले ही दे चुका है, अब और पानी देने की गुंजाइश बची ही नहीं है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब की सारी पार्टियां एक हैं और अब हरियाणा को और पानी नहीं दिया जाएगा। जो संकट अचानक साडे ते मर दिता गया, बीबीएमबी नू डिक्टेट करके पंजाब नू बाईपास करके जो पंजाब दे पानियां ते हक ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਲਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 4000 क्यूसिक ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ 1700 क्यूसिक ਬਣਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1000 ਦਿੱਲੀ ਦਾ 250 ਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਕੇ 4000 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ये तो किसी भी पास से नहीं हो सकता। अगर हम पानी ऐसे रोक नहीं सकते, वो पानी ऐसे ले भी नहीं सकते जिस तरीके से ले रहे हो। ये भी मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसे तो हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली तो तीनों इकट्ठे होके 3 बोर्ड एक पास तरफ हो जाएंगे, पंजाब एक तरफ हो जाएगा, कल को पंजाब का कोटा ही खत्म कर देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। अब इस मामले को समझ लेते हैं, विवाद क्या है। असल में हरियाणा में पानी की कमी है और पंजाब ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया है। पहले पंजाब की तरफ से हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी मिल रहा था, लेकिन भगवंत मान की सरकार ने इसे घटाकर 4000 क्यूसेक कर दिया। लेकिन भाखड़ा बोर्ड ने फैसला किया कि हरियाणा को उसके हिस्से का 8500 क्यूसेक पानी दिया जाएगा। भगवंत मान इससे नाराज हो गए। उन्होंने भाखड़ा नांगल डैम पर पंजाब पुलिस तैनात कर दी, डैम पर ताला लगाकर उसकी चाबी पुलिस के हवाले कर दी। पंजाब सरकार का तर्क है कि हरियाणा अपने हिस्से से ज्यादा पानी पहले ही ले चुका है। पंजाब ने अपने हिस्से का पानी फसलों के लिए बचाकर रखा है, इसलिए यह पानी हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने भी कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। हरियाणा सरकार कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रही है। आज नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सिर्फ अपने हक का पानी मांग रहा है, लेकिन भगवंत मान इस मुद्दे पर गंदी और घटिया राजनीति कर रहे हैं। पंजाब के नेताओं से मेरा आग्रह है कि वो पंजाब की आवाम की लोगों के हित में काम करें। इस प्रकार की राजनीति, ये घटिया राजनीति मत करें, क्योंकि गुरुओं की वो धरती है, हम गुरुओं को प्रणाम करते हैं। हरियाणा कोई बाहर का नहीं है, हरियाणा तो उसी का भाग है, वहीं से आया है। ये जो पानी है, जो पीछे जितना पानी आता था, हम उतना पानी के लिए ही बोल रहे हैं, हम फालतू पानी के लिए नहीं बोल रहे। हरियाणा का मुखिया होने के नाते अगर पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने ट्यूबवेल लगा करके पंजाब में भेजने का काम करेंगे। किसी व्यक्ति को पंजाब के हम प्यासा नहीं रहने देंगे, ये गारंटी मेरी है, मैं ये गारंटी से कह रहा हूं। हालांकि पंजाब और हरियाणा के इस झगड़े में केंद्र सरकार ने इंटरवीन किया है। आज दिल्ली में होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को सलाह दी है कि वो हरियाणा को अगले 8 दिन तक भाखड़ा डैम से 8500 क्यूसेक पानी दे, ताकि हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हो रही पानी की कमी को दूर किया जा सके। और अगर इससे पंजाब में पानी की कमी होती है तो भाखड़ा डैम बोर्ड
पंजाब के लिए एक्स्ट्रा पानी का इंतजाम करेगा। उम्मीद तो करनी चाहिए कि केंद्र के बीच बचाव के बाद पानी का विवाद सॉल्व हो जाएगा। दोनों राज्यों को समझना चाहिए, चाहे लोग पंजाब के हों या हरियाणा के हों, वो इसी देश के लोग हैं। पानी की ज़रूरत अपने देश की ज़रूरत है। आज की अच्छी खबर आपको बताऊं, आज वियतनाम में भारत के कल्चर की, भारत की सॉफ्ट पावर की झलक देखने को मिली। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू आज भगवान बुद्ध के अवशेष लेकर वियतनाम पहुंचे। वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी पहुंचने पर किरेन रिजिजू का जोरदार स्वागत किया गया। किरेन रिजिजू इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल एयरक्राफ्ट से महात्मा बुद्ध के सेक्रेड रेलिक्स लेकर वियतनाम पहुंचे, जहां इन्हें वियतनाम की बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के बुद्ध हॉल में रखा गया है। महात्मा बुद्ध के रेलिक्स को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। एयरपोर्ट पर वियतनाम के धार्मिक मामलों के मिनिस्टर और बौद्ध धर्म गुरुओं ने इस पवित्र अवशेषों को नमन किया। विशेष प्रार्थना सभाएं हुई और इसके बाद एयरपोर्ट से ये सेक्रेड रेलिक्स एक ग्रैंड प्रोसेशन में एक भव्य जुलूस के साथ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के पगोडा तक ले जाए गए, जहां इन्हें आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। वियतनाम इस साल यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड बैसाख डे को होस्ट कर रहा है। यह दिन महात्मा बुद्ध के जन्म, उनके बोधि ज्ञान प्राप्त करने और उनके महापरिनिर्वाण की याद में मनाया जाता है। बैसाख डे सेलिब्रेशन के बाद 21 मई को महात्मा बुद्ध के ये पवित्र अवशेष भारत वापस लाए जाएंगे। भगवान बुद्ध के जो सेक्रेड रेलिक्स वियतनाम ले जाए गए हैं, वो सारनाथ में रखे हुए थे। उन्हें पहले दिल्ली लाकर नेशनल म्यूजियम में रखा गया था। गुरुवार शाम को इन पवित्र अवशेषों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ एक स्पेशल बुलेट प्रूफ गाड़ी से हिंडन एयरबेस ले जाया गया, जहां से शुक्रवार को इन्हें वियतनाम रवाना किया गया था। वियतनाम प्रवास के दौरान इन सेक्रेड रेलिक्स को कई शहरों और राज्यों में ले जाया जाएगा। चलते चलते मौसम की बात कर रहे थे। आज देश के कई हिस्सों में अचानक मौसम बदला। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कई शहरों में बादल गरजे, बिजली चमकी, तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई। दिल्ली में खराब मौसम के कारण फ्लाइट्स के ऑपरेशन पर असर पड़ा। नजफगढ़ में आंधी की वजह से पेड़ गिरा, एक महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली में आज 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मई के महीने में 125 साल के बाद दिल्ली में इतनी बारिश रिकॉर्ड हुई है। गुरुग्राम में भी बेमौसम हुई बारिश से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया। यूपी के मथुरा और आगरा में भी आज सुबह जबरदस्त बारिश हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई इलाकों के लिए भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में ये अचानक बदलाव हुआ है। अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह बारिश हो सकती है। आज की बारिश से टेम्परेचर भले ही डाउन हुआ हो, भले ही गर्मी कम हुई हो, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा कि ये राहत ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। 3 दिन के बाद हीट वेव एक बार फिर शुरू हो जाएगी।